देश के अंदर भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है और बिहार में ट्रेनें रोकी गई हैं। विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है। राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद है। स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। छुट्टियां कर दी गई हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान में भारत बंद का असर दिखा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त भारत बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत बंद का असर नहीं हुआ है। रूपाली, कुछ राज्य हैं जहां पर पूरी तरह से, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर इन जातियों से जुड़े संगठन हो, वो इस भारत बंद का जो है वो वहां पर जो है संपूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ अगर भारत बंद की बात की जाए तो आपको बता दें, आरक्षण बचाओ समिति संघर्ष द्वारा जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे भारत की बात की जाए तो आज भारत बंद है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर हाई अलर्ट है। इसी के साथ आपको बता दें, जहां पर भारत बंद है लेकिन सभी सरकारी और स्वास्थ्य सेवाएं खुली हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि काफी जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और कई राज्यों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बिहार, झारखंड और राजस्थान की अगर बात की जाए तो भारत बंद का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें, काफी सारी मांगे हैं और इसमें कोटे वाले फैसले की वापसी की मांग जो है बार बार शीतल की जा रही है। बिल्कुल, देखिए रूपाली, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम बात करेंगे। ये भी लोगों को बताएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था और कहां से ये चिंगारी उलझ हुई है। और यहां पर अब कई सारे पार्टियां या फिर जो संगठन हैं वो भारत बंद कर रहे हैं, आज आह्वान किया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद ये भारत बंद का फैसला लिया गया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें, पटना की तस्वीर है, गिरिडीह की तस्वीर है और जयपुर में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बाइकों पर जो है वो रैली कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन यहां पर जाहिर कर रहे हैं कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है ये सम्मानता का फैसला नहीं है, ये बुनियादी रूप से आरक्षण को जो है वो कहीं ना कहीं अलग कर रहा है। इसको लेकर ये रोष यहां पर जताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन, बिहार की पटना में, गिरिडीह में भी लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारत बंद का असर वहां पे भी देखने को मिल रहा है। और रूपाली, जयपुर के अंदर देखिए क्या अलग ही तरीके से वहां पर मोटरसाइकिल्स पे लोग जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपा सुप्रीमो ने भारत बंद का समर्थन किया है और बीएसपी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर पोस्ट किया है। आरक्षण के रक्षा के लिए जन आंदोलन सकारात्मक प्रयास, उन्होंने कहा है कि इस तरह से कोशिश करेंगे। और फिलहाल अब जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो भी इसका समर्थन भरपूर रूप से कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी दल हैं जो एनडीए के हैं, कुछ ऐसे भी दल हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं, उन्होंने भी भारत बंद का यहां पर सपोर्ट किया है। ओडिशा में ट्रेनों, बसों को रोका गया है। तस्वीरें भी आपके सामने, परेशानियों का सामना वहां पर हो रहा है। यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं क्योंकि आज भारत बंद का जो आह्वान किया था, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे। आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक आधार होता है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान अभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही रहेगी। आपको बता दें, इसी के साथ उन्होंने कहा है कि सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी और साथ ही साथ घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। बिल्कुल, देखिए एक्स के जरिए अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं और इसी तरह का जन आंदोलन आज हम कर रहे हैं और यह आंदोलन बड़ा रुख भी ले सकता है क्योंकि जब सत्ता में बैठी सरकारें ही इस तरह से करेंगी तो मजबूरन जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। यह अखिलेश यादव का कहना है। भारत बंद को किस किस ने समर्थन किया है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ने भी इसमें समर्थन किया है। प्रमुख रूप से आरजेडी भी इसमें शामिल है यानी राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने भी भारत बंद को समर्थन किया हुआ है। साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी
जो इस वक्त चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं और एनडीए के घटक दल हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद प्रमुख रूप से ये दल भी इसमें शामिल हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाल रोत वो भी भारत बंद को समर्थन कर रहे हैं, अपना सहयोग आज दे रहे हैं। इधर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम, कांग्रेस भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो झारखंड में इस वक्त सरकार में है, वाम दलों का समर्थन भी भरपूर मिला है भारत बंद को, यानी जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी इसके समर्थन में खड़े हो गए हैं। और ये तमाम जो हमने आपको दल गिनाए हैं, जो पार्टियां गिनाई हैं, ये सभी भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। एससी एसटी में वर्गीकरण बंद हो, यानी जो क्लासिफिकेशन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी कि कोटे में कोटा यानी वर्गीकरण कर कोटे में कोटा दिया जा सकता है, राज्य सरकारों को यह अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन इस पर अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एससी एसटी के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ये तमाम मांगे यहां पर दलित संगठनों की तरफ से रखी गई हैं। कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए, यह भी एक बड़ी मांग है। निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण मिले, इसमें यह भी एक मांग रखी गई है। यहां पर दलित संगठनों की तरफ से सीधे सीधे मांगे रखी गई हैं। भारत में जातीय जनगणना किया जाए, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी इसको जोरों शोरों से उठाया गया था और यहां पर एक बार फिर से जातीय जनगणना की मांग की गई है। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ लगातार इन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और ये जातीय जनगणना की मांग लगातार, ये मुद्दा बार बार उठता रहा है और इसी दलित संगठनों द्वारा ये मांग भी उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। आपको बता दें, इसी में कोटे को लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज भारत में कई सारी ट्रेनें और बसें जो है वो भी रोक दी गई है और इन सेवाओं के रोके जाने के कारण यात्रियों को भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत बंद को लेकर लोगों में काफी ज्यादा बवाल। चले, मनीष झा इस वक्त हमारे साथ सीधे रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? आपके पीछे काफी भीड़ है, क्या अपडेट है अभी? शीतल, मैं अभी कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली जीटी लॉन्च पर मौजूद हूँ, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है या नेता है, ये तमाम लोग जीटी रोड पर बैठे हैं और सड़क जाम किए हैं। इन लोगों का भी मांग वही रहा है कि केंद्र सरकार गलत कर रही है और इसके विरोध में पूरा काम कर रखा है। हम आपको दिखाएंगे कि इधर गाड़ियां किस तरह से कतार में खड़ी कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया गया है। जितनी भी निजी विद्यालय है उससे झारखंड में बंद कर दिया गया है, हालांकि सरकारी विद्यालय खुला है। कुछ लोग यहाँ है जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों के मुख्य मांगे क्या है, क्या इन्होंने समझा है और आखिर ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं। सर, जानना चाहेंगे आप कि धरना पर बैठे हैं, मांगे क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी के खिलाफ क्रीमी लेयर का जो संविधान लाया है, उसके विरोध में हमारा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस आज गठबंधन की सरकार झारखंड में है, हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, माननीय मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। इस तरह का क्रीमी लेयर लाने से एससी एसटी का उनका जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसलिए अविलंब माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेश वापस ले, यही हम लोग की मांग। आपसे हम लेना चाहेंगे मैडम, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी है, सवाल यही है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको सपोर्ट कर रही है या सरकार? देखिए, जैसे केंद्र का आदेश भी है कि हम लोग पूरा आज जो है सुप्रीम कोर्ट दिया गया जो आदेश है एससी एसटी वर्गीकरण को, उसको वापस लेना पड़ेगा। अब कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं अभी जैसे मोदी सरकार एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रही है। आज हमारे जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है, खुद एसटी है, लेकिन उनको क्या पता नहीं चल रहा आने वाले दिन में एससी
कर रही है या पार्टी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, सरकार बिल्कुल सपोर्ट कर रही है और हमारी पार्टी भी इसको सपोर्ट कर रही है। हमारी पार्टी, क्योंकि केंद्र द्वारा हम लोग को आदेश भी मिला हुआ है कि हम लोग को पुरजोर विरोध करना है और अपना समर्थन जो है इसमें बंद करने का आदेश दिया गया। एक और है विश्वत्री के अध्यक्ष से भी जानने का प्रयास है, किन लोगों को आपने इससे बाहर रखा है और व्यवस्था कैसे बनाया है जो आप रोड कर रहे हैं? देखिए, आज पिछले 12 साल कहीं लीजिए चाहे 10 बार हो रहा है, जब से मोदी सरकार बैठा है हर चीज पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। घर को घर से तोड़ रहा है, पार्टी को पार्टी से तोड़ रहा है और सबको अपने और बीच करके ला रहा है। आज देखिए, आज समुदाय के बीच में लड़ाई करने का काम किया है। आज ST में बहुत सारे समुदाय हैं, उनको किसी को लाभ देने के लिए, किसी को और दबा है उसको दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का माध्यम से अपने एजेंडा को लगा करके और इस तरह का बिल पारित करवा करके कहीं न कहीं दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के लोगों को ढकने का प्रयास कर रहा है, आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। और इस तरह अध्यादेश को अभिलंब सुप्रीम कोर्ट वापस ले और केंद्र सरकार इस पर तुरंत विचार करे। ये स्थिति थी शीतल जो मैं आपको दिखाया है, जो चारों जो GT रोड है 24 घंटा चलने वाली ये सड़क है जिसे जाम कर दिया गया है। हालांकि पुलिस यहाँ तैनात है और पुलिस लगातार व्यवस्था बनाने के लिए एम्बुलेंस या जो आवश्यक वस्तु ले जाने वाली वाहन है उससे किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। तो पूरे झारखंड में कमोबेश इसी तरह की स्थिति है और केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। समर्थन किया गया है। और मैं झारखंड की विशेषकर बात करूं तो वहां पर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में क्या एक राजनीतिक मुद्दा भी बनते हुए दिखाई देगा आने वाले समय में? लोग देख रहे हैं चंपाई सोरेन को लेकर भी हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया विधानसभा का जो चुनाव है उसके मद्देनजर ये सभी चीजें हो रही है और राजनीतिक लाभ किसका लेना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, ये तमाम नेता और कार्यकर्ता इन दिनों जनता के बीच में है, सड़क पर है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। तो कमोबेश जितनी भी चीजें देखो इसका प्रभाव विधानसभा पर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल मनीष, इसी के साथ पार्टियों की बात की जाए तो लगातार अब ये मुद्दा जो है पार्टियों तक नहीं रह गया है, अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा जाति तक पहुंच चुका है। और वहीं पर बात की जाए चिराग पासवान की तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन को, इस मांग को सपोर्ट किया है। क्या कुछ लगता है इसके बाद सरकार में या ये जो लगातार मांगे की जा रही है इसको लेकर दबाव बनेगा? बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को समझाने में, खासकर आदिवासियों को समझाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो सफल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की जो गठबंधन सरकार है वो गलत कर रही है। अभी जो हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री थी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी आदिवासियों के विरोध में ये कानून लाया गया है, अर्थात जो इन्हें समझाना था ये आदिवासियों को समझा रही है और खुद भी स्टेटमेंट दे रही है ताकि आने वाले समय में इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ इस महागठबंधन को मिल सके। तो मिला जुला कर असर वही है कि ठीक है मनीष, फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि गोरखपुर से हमारे दूसरे सहयोगी फयाज अहमद भी ज्वाइन हो चुके हैं। फयाज, गोरखपुर में क्या माहौल है इस पूरे मामले को लेकर? जो भारत बंद का आह्वान किया था उसका असर गोरखपुर यहाँ पर जो है जोरदार प्रदर्शन के साथ ही जो व्यापारी समाज है उसमें कुछ लोगों द्वारा बंदी किया गया, यानी बंदी का पूरी तरीके से इन्हें समर्थन मिल रहा है। चौथे पे कार्यकर्ता उतर चुके हैं, जिस हिसाब से जो आरक्षण में प्रीमियर की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहना है कि जो केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरक्षण में आरक्षण का कोटा लगाया है, क्रिमिनल को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, सरकार को इसमें आगे आने चाहिए और जो दलितों पिछड़ों का हक उनको मिलना चाहिए। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पे जो बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़क पर उतर चुके हैं। पूरी तरीके से ये हुजूम जो अम्बेडकर चौराहे से
शास्त्री चौक कचहरी चौराहा गोलघर होते हुए जिलाधिकारी को ये ज्ञापन सौंपेंगे, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें वो मांग करेंगे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस संविधान के तहत उन्हें आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि जो ये समाज पिछड़ा हुआ दबा हुआ, ऐसे में इसको आरक्षण की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। शंभू राही भी इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं उनके पास भी जाकर वहां के क्या इस वक्त ताज़ा हालात हैं, क्या स्थिति है, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान जो है वो किया गया है, उसको लेकर वहां की तस्वीर क्या निकलकर सामने आई है। शंभू, आज भारत बंद का आह्वान पूरे देश के अंदर किया गया है। जो आदिवासी या दलित जो संगठन है उनके संगठनों ने आह्वान किया है, वहां पर क्या सिचुएशंस हैं, क्या हालात बने हुए हैं और कितना असर इस भारत बंद का वहां देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा विशाल, जिस तरीके से भारत बंद का जो यहाँ पर समर्थन जो है नहीं मिल पाया है जैसा मिलना चाहिए, इसीलिए जो है अल्प बंद का नजर जो है आ रहा है। काफी दुकानें खुली हुई है, लोग जो है आवागमन कर रहे हैं और बंद का असर जो है काफा छत्तीसगढ़ में नहीं दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो संगठन है, SC/ST के संगठन है, आदिवासी समुदाय के जो संगठन है, वो गाड़ियों पे घूम रहे हैं और दुकानों को बंद करा रहे हैं। कहीं कहीं पर समर्थन मिल रहा है, कहीं कहीं पर समर्थन नहीं मिला। हालांकि जिस तरीके से समर्थन मिलना चाहिए उस हिसाब से समर्थन जो छत्तीसगढ़ में नहीं मिला है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बड़ा जो है व्यापारी संगठन है, उन्होंने इस संगठन को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बंद का असर है वो छत्तीसगढ़ में काफी जो है वो कम दिख रहा है और दिख भी रहा है। तो कहीं कहीं की दुकान जो है बंद है, काफी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई असर बंद का जो है नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी कुछ 11 बजे कुछ ज्यादा नहीं हुए हैं, ऐसे में हो सकता है कि बाद में थोड़ा असर का जो बंद का असर है वो दिख जाए। फिलहाल जो है अभी की स्थिति में जो है बंद का असर उतना छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल शंभू, देखिए आरक्षण की जो लड़ाई है वो सड़क तक पहुंच चुकी है, तो क्या ये जो सड़क से आवाज यहाँ पर उठ रही है ये बुलंद हो पाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट तक वापस पहुंचेगी, केंद्र सरकार तक वापस पहुंच पाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से ये आरक्षण को लेकर के, क्रीमी लेयर को लेकर के, वर्गीकरण को लेकर के जिस तरीके से ये आंदोलन है, कहीं न कहीं एक शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पर SC OBC और जो दलित वर्ग है उनको लेकर के एक शक्ति प्रदर्शन है। कहीं न कहीं ये मामला जो है आने वाले समय में काफी बड़ा हो सकता है, जिसको लेकर के अभी से शुरुआत हो गई है और निश्चित ही आने वाले समय में लगता है ये आंदोलन जो है और जो विशाल रूप ले सकता है। शीतल, बिल्कुल इसी के साथ शंभू, जिस तरीके से दलित और आदिवासी संगठन द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत बंद जो है वो उसका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ओडिशा की अगर बात की जाए, वहां ट्रेनें रद्द कर दी गई है। क्या कुछ लगता है इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने के बाद सरकार किस तरीके से इस पर फैसला लेगी? क्योंकि यही कहा जा रहा है या तो इस पर पुनर्विचार किया जाए या फिर ये फैसला वापस ले लिया जाए। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हालात है, खासकर छत्तीसगढ़ शांति है, यहाँ पर हमेशा शांति के लिए जाना जाता है और इस तरीके की घटना, ट्रेन रोकने, आगजनी जैसी घटना कहीं देखने को नहीं मिलती है। कई ऐसे बंद हुए हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर ऐसा नहीं दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंभू, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल पटना चलते हैं, वहां से शंभू राही इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू, पटना में क्या हालात हैं? क्योंकि हमने अलग अलग राज्यों से वहां के हालात जानने की कोशिश की कि आखिर भारत बंद का असर, कहीं पर प्रदर्शन भी काफी ज्यादा तेज हो गया है, तोड़फोड़ हो रही है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, सड़कें प्रभावित हुई हैं, यात्री जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। वहां के क्या हालात हैं अमित इस वक्त के? आज यहाँ देखिए, निश्चित तौर पर जो आज के भारत बंद का आह्वान किया गया है तो इसका बिहार में भी खास असर देखा जा रहा है। खासतौर पे आरा, बक्सर, जहानाबाद, बेगूसराय ये ऐसे जिले हैं जहाँ बंद को लेकर जो बंद समर्थक है वो सड़कों पर उतर गए हैं और जो यातायात बाधित करने का जो उन्होंने काम किया है। तो देखिए, निश्चित तौर पर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खास बात यह है कि आज बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा भी जो है वो चल रहा है। तो जिस तरह से आज पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है परीक्षार्थी कई जिलों से जो है अन्य जिलों में जा रहे हैं, चूंकि महत्वपूर्ण परीक्षा है और काफी समय के बाद ये परीक्षा हो रही है। तो दूसरी तरफ आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, तो देखिए इसको लेकर कल जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान है, एनडीए सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उन्होंने भी जो है एनडीए सरकार में रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि बंद को मेरा समर्थन जारी रहेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए
सरकार केंद्र में है तो लोक जनशक्ति पार्टी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। उसी तरह से विपक्ष में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के सुपुत्र है तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार में रहे। चिराग पासवान का ये समर्थन, खासा हमला किया। जी, चिराग पासवान का ये समर्थन क्या एक रणनीतिक हिस्सा है या उनकी एक निजी राय है कि समर्थन करना चाहिए? इसके मायने, इसके संकेत क्या कुछ निकाले जा सकते हैं बिहार राजनीति की तरफ से? देखिए शीतल, बिल्कुल जो अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है तो कोई भी राजनीतिक दल हो या तो दल के सुप्रीमो है वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और बिहार में देखिए जातीय संगठन का और जातीय राजनीति का खासा प्रभाव रहता है। तो जितने भी दलित संगठन है उनको परोक्ष रूप से सड़कों पर आने का जो है निर्देश दिया गया है। तो तमाम जो SC/ST कोटे के लोग हैं, उससे ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, तो वो सड़क पर खासा तौर पर उतरे हैं। और चिराग पासवान ने तो आह्वान किया, साथ ही तेजस्वी यादव है राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद के सुपुत्र है, उन्होंने भी इस पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार के पटना से अमित हमारे साथ जानकारी दे रहे थे। इससे पहले हमने तमाम जो बाकी राज्य हैं जहां पर इस वक्त भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है वहां से भी ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी शामिल हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड की विधानसभा में, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना संबोधन कर रहे हैं। और लोगों के बीच के उनके संघर्षों में हमेशा खड़ी रहने वाली माँ के समान का अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए हमेशा मन में रहता था। और उनका असमय चला जाना निश्चित रूप से एक ऐसा खालीपन दे गया जिसे जाना संभव नहीं है। उनके जाने से न केवल केदारनाथ विधानसभा की होनी क्षति हुई है, बल्कि सदन में भी एक ऐसी प्रखर नेत्री, एक उनका हमेशा लोगों के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ मिलना और हमेशा राज्य के मुद्दे हों या क्षेत्र के मुद्दे प्रमुखता से उठाती थी। वो एक प्रभावशाली राजनेता होने के साथ समर्पित जनसेवक और मानवीय संवेदनाओं से भी अपूर्व व्यक्तित्व की धनी थी। शैला दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा और कल्याण के कार्यों को समर्पित किया। उनकी सहजता, सरलता और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की उनकी जो प्रतिबद्धता थी उसने उनको अपने क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। अपने क्षेत्र और देश के हित के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। मुझे उनके साथ कई बार मिलने का अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि वो और मैं पहली बार जब सदन में आए थे निर्वाचित होकर तो मेरा परिचय नहीं था उनसे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर एक छोटे भाई की तरह स्नेह दिया और बहुत शुभकामनाएं दी। हालांकि दल उस समय अलग थे, लेकिन दलों की कोई सीमा नहीं था उनसे। उनके जो स्नेह में था अपने पास बुलाकर उस अंतर को वो अंतर नहीं दिखा और मुझे याद है एक बड़ी बहन की तरह उनका हमेशा सानिध्य प्राप्त होता रहता था। पारिवारिक कार्यक्रम से लेकर एक दल के सदस्य के रूप में कार्य करने के दौरान की हमारी कई स्मृतियां हैं। और मुझे याद है जो एक बड़ी बहन के जाने के बाद हमेशा सदैव स्मरण में आती हैं। पारिवारिक हर बार उनसे मिलते समय एक दल क्षेत्र के विकास के करने के दौरान की हमारी कई स्मृतियां हैं। और मुझे याद है जो एक बड़ी बहन के जाने के बाद हमेशा सदैव स्मरण में आती हैं। पारिवारिक हर बार उनसे मिलते बहुत सारे लोग थे जिनका क्षेत्र के कहीं न कहीं शासन या सरकार से कोई काम होता था। वो जब विधायक नहीं भी थी उस समय भी उनको अपने साथ लेकर आती थी और हमेशा एक ही बात कहती थी कि बहुत सारे लोग इनका काम कर दोगे तो मैं समझूंगी मेरा काम कर दिया। और 3 दशक से भी अधिक समय तक सक्रिय राजनीति में रहते हुए
उन्होंने अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया वो हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत रहेगा। और हमेशा एक जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से समर्पित होकर काम करना चाहिए, ये निश्चित रूप से उनके कार्यों से हमें सीखने को भी मिलता है, जिससे कि लोग आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये सदन, क्षेत्र के लोग, प्रदेश के लोग आज उनका स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 7 जनवरी 1956 को जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्राम चाह गडोलिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री पदम सिंह राणा जी के यहाँ हुआ और बचपन से ही उनमें राष्ट्र सेवा का भाव जागृत हो गया था, जिसकी झलक उनके संपूर्ण राजनीतिक जीवन में दिखाई देती थी। शैला दीदी ने 1996 में, इसके बाद उन्होंने राजनीति में आकर लोगों की सेवा को जारी रखा। उनकी बेटी श्रीमती ऐश्वर्या अपनी मां के अंतिम क्षणों में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी काफी सेवा की, डॉक्टर से लेकर भगवान तक सभी को उन्होंने थामे रखने की अपील की, लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। 9 जुलाई 2024 को शैला दीदी परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में विलीन हो गई। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से गहरी क्षति हुई है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एक छोटे भाई के रूप में मेरा हमेशा मार्गदर्शन भी किया और ममता में जो एक बहन का प्यार होता है वो हमेशा उन्होंने मुझे किया है। उनका ज्ञान, समर्पण, सेवा हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। उनके विचार और आदर्श हमें सदैव काम करने की, जनसेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके चाहने वालों को, उनके क्षेत्रवासियों को इस कठिन समय में भगवान इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके परिवार के साथ हैं। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए, कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विधानसभा में पूर्व विधायक कैलाश चंद्र बेतुड़ी जी, जो इस समय तक जब उनका निधन हुआ था वो वन विकास निगम के अध्यक्ष थे और उनको श्रद्धांजलि देते हुए अपने आप में मैं समझता हूं कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत भारी मन है, बड़ा कष्ट है, क्योंकि जब भी हम हर दिल अजीज और मृदभाषी जो भी हमारे साथी होते हैं उनको जब भी हमको श्रद्धांजलि देनी होती है और सदन में हम इसकी शुरुआत करते हैं तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता है। मैं आज उनके निधन पर सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ये निश्चित रूप से उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक अपूर्णीय क्षति है जिसको भर पाना संभव नहीं है। उनकी कमी हमेशा मुझे खलेगी। भले ही मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उनके रहते हुए हमेशा उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे और बीमारी में रहते हुए भी कई बार वो मुझसे बात नहीं कर पाते थे तो मेरे पास इस प्रकार का संदेश जरूर भेज देते थे कि थोड़ा उनको कहना कि इस प्रकार से चिंता कर लो, इस तरफ सोच लो। और एक विधायक के रूप में चंपावत क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्पण हमेशा एक प्रेरणापुंज का कार्य करेगा। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण और हर पल समाज के उत्थान और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित किया। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सरकारी सहायताओं के अतिरिक्त भी अपने स्वयं के संसाधनों से लगातार लोगों की उन्होंने सेवा की, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति की समस्याओं को वो ध्यानपूर्वक सुने, उनका समाधान करें।
गहतोड़ी जी के योगदान को शब्दों में बात पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक जो उनकी विशेषता थी, जो उनको सबसे अलग बनाती थी, वह है उनका असीम त्याग और बड़प्पन। आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी आंखों में उनके साथ बिताए हुए पल सामने आ रही हैं, ऐसी स्मृतियाँ जो जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मैं आप सबको पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जब मुझे चुनाव से ठीक 6 माह पहले ये दायित्व दिया गया था और मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी सरकार लाने की, उस समय मैं पूरे प्रदेश के सघन दौरों पर रहता था। शायद एक आध बार भी मैं चुनाव प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पाया था और उसका नतीजा हुआ कि मैं अपना चुनाव हार गया था। तब कई साथी विधायकों ने मुझे उस समय में आगे आकर मेरा उत्साहवर्धन किया, मुझे कहीं न कहीं ऊर्जा देने का काम किया और कहा कि हम आपके लिए इस सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए, सीट लड़ लीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। लेकिन सबसे पहले चुनाव का रिजल्ट आया था और उसके 10-15 मिनट बाद ही जो है चंपावत का रिजल्ट आया होगा, तो वो मंदिर में गए हुए थे और वहां मंदिर में उनको पता लगा कि जो है कि मेरे चुनाव का रिजल्ट ऐसा हो गया है। तो वहीं से उन्होंने मुझे फोन मिलाने की कोशिश करी और जब मेरा फोन नहीं मिला तो उन्होंने स्वतः ही जो है वहां से घोषणा कर दी कि मेरे लिए जो है वो सीट खाली कर देंगे और माने कि मैं फिर मेरे पास आए वहां से और आने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि चूंकि आप तो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आ गई थी और उन्होंने तब मुझे कहा, मैं 2-3 बार रात को आ जाते थे और सत्र चल रहा था, तो मुझे बोले कि मैं विधानसभा नहीं जाऊंगा, मैं सत्र में नहीं भाग लेना चाहता हूं। मैंने मन से जो है मान लिया कि मैं अब विधानसभा का सदस्य नहीं हूं। तो उनका जो ये प्रेम था, स्नेह था, उसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता हूं। ऐसे त्याग की मिसाल बहुत कम मिलती है और इसके लिए मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा कि ऐसे कठिन समय में मैं सुना करता था कि उस क्षेत्र के रहने वाले लोग बहुत लोगों की सहायता करते हैं और मुझे पहली बार अपने जीवन में एहसास हुआ कि कैलाश दान ने जब मुझे जो है इस प्रकार से किया और इस सदन को मैं आज ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे कैलाश गहतोड़ी जी चंपावत की देकर गए, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए अपना हर पल समर्पित रहूंगा और उनके जो सपने थे उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र के नौजवानों के लिए, उस क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी का जन्म 15 अगस्त 1968 को चंपावत के ग्राम सेल्ला में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप सुन रहे थे विधानसभा से लाइव। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो चुका है। ये पहला दिन आज सत्र का है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वक्त अपनी महत्वपूर्ण बातें अपनी सरकार को लेकर इस सत्र के दौरान में सामने रखी हैं और कहा है कि हम लोगों के लिए और उत्तराखंड वासियों के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे और इसी तरह से हमारी सरकार आगे बढ़ेंगे। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एक और बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर ट्रेनी डॉक्टर की मौत गला दबाने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीजें सामने आई है। अस्पताल में तोड़फोड़ पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है, वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ये ट्रेनी डॉक्टर का जो मामला है, दुष्कर्म का मामला है, उसमें ये बड़ा खुलासा निकल कर आया है। रूपाल, इस वक्त ट्रेनी डॉक्टर की मौत की गला दबाने से हुई है और अब जो तोड़फोड़ अस्पताल के अंदर हुई थी उसका फैसला भी हाईकोर्ट में होगा, सुनवाई होगी। बिल्कुल, इसी के साथ अगर कोलकाता मामले की बात की जाए तो लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ सीबीआई की जांच और कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। ये बड़ा बयान जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस में टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। विरोध में आज राजघाट जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता जो है वहां पर जाएंगे और आपको बता दें
कोलकाता रेप मर्डर मामले में और ज्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ सौरभ गांगुली और आज डॉक्टरों के साथ मार्च पे निकलने वाले हैं। तो देश भर में कैंडल मार्च जो है वो निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इसी में आपको बता दें आज राजघाट पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी जमावड़ा लगेगा। दूसरी तरफ सौरभ गांगुली जो है डॉक्टरों के साथ मार्च पर निकलेंगे। शीतल, बिल्कुल देखिए, ऐसी घटनाओं का कोई भी सहयोग नहीं करेगा। हर पार्टी या फिर हर कोई जो इस समाज में रहने वाले लोग हैं उनका इस घटना को लेकर जो है वो विरोध है, आक्रोश है कि ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर ना हो, ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर ना हो जो कलंकित करती हैं, जो हमारे समाज को शर्मसार करती हैं। तो फिलहाल आज पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी इस मामले में पूरा अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। केशव मोहन मिश्रा दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। केशव, दिल्ली में आज जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आक्रोश में नजर आ रही है और साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। तमाम राजघाट पहुंचेंगे। तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है जब ये तमाम नेता राजघाट पर दिखाई देंगे। गांधी स्मृति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कलकत्ता जैसी घटनाएं देश में ना हो, इस पर भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अपना विरोध भी दर्ज करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि देश भर में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे और देश में इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि लगातार चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरा जो विपक्ष है वो इस वक्त सरकार पर निशाना साध रहा है और इन घटनाओं पर सीधा जिम्मेदार सरकार नहीं रहा है। बिल्कुल देखिए केशव, बड़ा सवाल ये है, ये चीजें तो होती हैं लेकिन घटनाओं के बाद होती है। बड़ा सवाल ये है, अभी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गला दबाकर हत्या कर दी गई है, बुरी तरह से गला दबाया है। बाकी चीजें 16 निशान बॉडी पे मिले हैं। एक बहुत बड़ी दरिंदगी निकलकर सामने आ रही है हमारे समाज के अंदर। उसके बावजूद वो दरिंदे इस वक्त खुलेआम जो हैं वो जी रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। भले ही वो गिरफ्तार हुए हों लेकिन अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो क्या एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए ताकि उन जैसे दरिंदों को ये पहले सोचना होगा कि इन कृत्यों को अंजाम देने के बाद हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा? देखिए, मानवता के नाम पर ये धब्बा है और जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, इस घटना ने ये इतनी विवश घटना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने जो चीजें रखी है सामने, उसने सबको चौंकाया है। गला दबाकर इस डॉक्टर को मारा गया था। उसके साथ अभी ये जानकारी नहीं हो पा रही है कि कितने आरोपी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और लगातार जिस तरीके से इस बात का भी जिक्र डॉक्टर से कुछ करीबी लोग कर रहे हैं कि डॉक्टर को हॉस्पिटल के कुछ ऐसे राज पता थे जिसकी वजह से इसकी घटना को अंजाम दिया गया। तो इन तमाम चीजों को संभालने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और बहुत जल्द ये तस्वीर साफ होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी। तरफ कानून को लेकर बात की जा रही है, डॉक्टर्स द्वारा ये मांग की जा रही है उनके लिए एक सेफ्टी के लिए कानून बनाया जाए। और जहां पर दूसरी तरफ जहां निर्भया 2.0 का नाम इस कोलकाता मामले को दिया गया है, हर बार ऐसे रेप केस जो है सामने आते हैं, कैंडल मार्च निकाली जाती है, प्रदर्शन देखने को मिलते हैं और इसमें यह भी देखने को मिला है कि 16 ऐसी जगह निशान थे जो ब्रूटली काफी ज्यादा पाए गए थे। तो क्या कुछ लगता है कि कानून से लेकर मानसिकता तक कितना ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि लगातार ऐसे केस हर बार देखने को मिलते हैं लेकिन बात सिर्फ यही सामने आती है कि सालों साल लग जाते हैं इंसाफ मिलने में? देखिए, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि हम जब ऐसी घटनाएं होती है तो कैंडल लेकर सड़कों पर दिखाई देते हैं और कई बार हम अपना आक्रोश भी सड़कों पर दिखाते हैं, लेकिन एक आक्रोश महज सप्ताह भर का, महीने का होता है। उसके बाद सरकार, प्रशासन सब साथ पड़ जाते हैं और ऐसे प्रकरणों पर रोकथाम नहीं लगती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जब ऐसी घटना हो तो कार्रवाई इतनी स्ट्रिक्ट हो कि नाचीज बने और अगली बार जब कोई आरोपी ऐसी घटना को अंजाम देना चाहे तो उसकी रूह कांप उठे। लेकिन भारत के लोकतंत्र में आरोपियों को इतनी आजादी देना, आरोपियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई न होना, यह हमारे लचर सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े करती है कि आखिरकार क्यों हमारा सिस्टम इतना कमजोर है जो आरोपियों को उनके किए हुए कृत्यों की सजा समय पर नहीं सुना पाता है और तब तक एक और बेटी अपनी जान गंवा चुकी होती है, अपनी इज्जत गंवा चुकी होती है और देश भर में ऐसी घटनाएं
इसलिए रुकने का नाम नहीं ले पाती है, क्योंकि हमारा कानून उनको सख्त सख्त सजा नहीं दे पाती है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। उनका इलाज नहीं हो पा रहा, सड़कों पर डॉक्टर इलाज करने वाले हैं, और इसको लेकर अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि दिल्ली का माहौल अब जहां पर एक तरफ राजघाट की बात की जाए तो बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स का क्या कुछ है। बिल्कुल, फिलहाल बड़ी खबर है, बदलापुर के स्कूल में का मामला सामने आया है। 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर और 72 लोग अरेस्ट किए गए हैं। कल पथराव में 17 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस पूरे मामले में प्रदर्शनकारियों ने कल ट्रेनें रोकी, जमकर पथराव भी किया था। ये बड़ी अपडेट है बदलापुर की घटना को लेकर। बदलापुर के स्कूल में बच्चों का यौन शोषण केस में विरोध तेज हो गया है, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल 300 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, 72 लोग अरेस्ट किए गए हैं। 17 पुलिसकर्मी इस प्रदर्शन में घायल हुए थे, पथराव में घायल हुए थे, और ये मामला भी अब रूपाली तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ हम कोलकाता की इस बड़ी घटना को नहीं भूल पाए थे, वहीं दूसरी तरफ बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ ये दुष्कर्म का मामला सामने आया, जो अपने आप में हमारे समाज को कलंकित करता है, हमारे तंत्र, हमारे कानून व्यवस्थाओं पर बड़े बड़े सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ जहां पर कोलकाता मामले को लेकर अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा था कि बंगाल में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं है, तो वहीं महाराष्ट्र के इस हादसे को लेकर, मामले को लेकर अगर बात की जाए तो ये भी विपक्ष ने कहा है कि महाराष्ट्र को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है सामने आई है। और आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में केजी और 3 और 4 साल की 2 बच्चियों के साथ एक निजी स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां पर देश भर में लोग कोलकाता मामले का इंसाफ मांग रहे हैं, जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। वहीं इस तरीके का एक और मामला जो बदलापुर से सामने आया है, बिल्कुल शर्मसार कर देने वाला है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी, इन घटनाओं पर कैसे रोक लगेगी, कैसे हम अपने सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। कानून तो बनाए गए हैं रूपाली, लेकिन उन कानूनों का कितना इस्तेमाल ग्राउंड पर होता है, जमीन पर होता है, क्या वो कानून लागू होते हैं या नहीं, क्या उन कानूनों के जरिए सजा मिलती है या नहीं, क्या उनको सजा दी जाती है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो इसका पीड़ित होता है, यानी जो कोलकाता में हुआ या फिर महाराष्ट्र के अंदर हुआ, हो गया, उसके बाद घटनाओं के बाद कुछ दिन तक विरोध प्रदर्शन चलता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ फिर उसी तरह से शांत हो जाता है, सरकारें बदलती हैं और पूरी तरह से चीजें भी बदल जाती हैं। हकीम देशमुख इस वक्त महाराष्ट्र से हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हकीम, वहां की क्या सिचुएशंस हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, कल जिस तरीके से हंगामा लगातार चलता रहा, मामला जिस तरीके से था, 3-3.5 साल की जो 2 बच्चियां थी उनके साथ ये शर्मसार करने वाली घटना है, जिसको लेकर के बगैर किसी लीडर के लोग सड़कों पर उतरे थे। स्कूल में भी जो है हंगामा हुआ था, बड़े पैमाने पर जो है वो रेलवे ट्रैक को जो है कम से कम 7 से 8 घंटे जो है वो रोक के रखा गया। रेलवे ट्रैक पर पूरे तरीके से लोग थे, और उसके बाद अब विपक्ष की अलग अलग जो संस्था है वो बाहर आ रही है। अगर बात एनसीपी शरद पवार गुट की करे तो वो भी प्रदर्शन में शामिल है, साथ ही साथ अगर उद्धव ठाकरे गुट की बात करें तो वो भी अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो बदलापुर के साथ साथ अकोला जिले के बालापुर में भी इसी तरीके की घटना जो है वो सामने आई। एक जिला परिषद स्कूल के टीचर ने एक नाबालिग लड़की के साथ इसी तरीके का जो मामला है वो सामने आया है। अब देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। बिल्कुल देशमुख, देखिए जैसे छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म का मामला, इस तरह से दुष्कर्म करना, रेप करना, बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहना पड़ता है, अफसोस भरे शब्दों में कहना पड़ रहा है कि उसके बावजूद भी उन लोगों को गिरफ्तार तो किया जाता है, लेकिन कोई कड़ी सजा नहीं दी जाती है। क्या अब वो सही समय है, अब वो तय समय है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि एक संदेश देश में उन लोगों के बीच जाए जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं अपने समाज के प्रति, बहन बेटियों के प्रति? क्या अब सही वक्त आ चुका है एक बड़ा फैसला लेने का? बिल्कुल जरूरी है, बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये हैवानियत का प्रदर्शन ये लोग करते हैं, इनमें डर और खौफ का माहौल नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती है, कहीं न कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये मामले हैं। और अगर सरकार अब अगर नहीं जागती है तो कहीं न कहीं
ये मामले बढ़ते जाएंगे और इन हैवानों के कहीं न कहीं हौसले भी बढ़ते जाएंगे। तो कहीं न कहीं अब सरकार को बड़ा कदम उठाना जरूरी हो गया है। इस तरीके से बदलापुर का मामला हो या फिर बाड़ापुर का मामला हो या देश में अन्य प्रदेशों के में होने वाले अलग अलग इस तरीके के रेप के मामले हो, तो इस पर सरकार ने अब सख्ती बरतनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देशमुख, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की अहम मीटिंग आज होने वाली है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी और ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राहुल गांधी खड़गे बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हरियाणा के चुनाव से निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा कांग्रेस चुनाव समिति की ये मीटिंग होगी। इस पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर अहम चर्चा होगी। एक रणनीति तैयार होगी, कैसे चुनाव में उतरा जाएगा, कैसे अपनी वहां पर जो रणनीतियां हैं वो जमीन पर इंप्लीमेंट की जाएंगी, आम लोगों के बीच जाया जाएगा, लोगों से संपर्क साधा जाएगा, जनसंपर्क कर लोगों के मुद्दों को उठाया जाएगा और उन मुद्दों को हल करने की भी कोशिश की जाएगी। तो राहुल गांधी का फिलहाल जम्मू कश्मीर का दौरा, आपको बताना चाहेंगे देर शाम श्रीनगर पहुंचेंगे कांग्रेस नेता, क्योंकि अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ भी जम्मू कश्मीर के अंदर बैठक होनी है। राहुल गांधी की ये महत्वपूर्ण बैठक जम्मू कश्मीर के मद्देनजर, जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से, क्योंकि 2014 के बाद 2024 में 10 साल के लंबे अंतराल के बाद ये चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं और ऐसे में कई बड़े नेता जो हैं वो यहां पर वापसी कर सकते हैं। बहुत बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद भी ये बताया जा रहा है कि घर वापसी कर सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी जब पहुंचेंगे, खड़गे जब पहुंचेंगे, तो क्या वो जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था वो एक बार फिर से वापस आएंगे या नहीं? अगर वापस ये सभी बड़े चेहरे आते हैं तो एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक भूचाल और एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। रूपाली, बिल्कुल शीतल, इसी के साथ जहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनावों का इंतजार हर किसी को था। ऐलान हो चुका है तारीखों का और इसी में सियासी हलचल भी अब देखने को मिल रही है, जहां पर सभी पार्टीज जो है वो तैयार है विधानसभा चुनावों के लिए। रणनीति बनाने के लिए चर्चाएं जो है वो की जा रही है। इसी में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर आएंगे और बड़ी अटकलें जो है सियासत में पार्टीज को लेकर लगाई जा रही है, जहां पर बिल्कुल बड़ी जानकारी का और 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने का मामला लखनऊ से आया है। पुलिस ने रात में जबरन ये धरना जो है वो खत्म कराया गया है। ये बड़ी अपडेट, यूपी के अलग अलग जिलों में शिक्षक अभ्यर्थी आए थे, बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। कई सारे अभ्यर्थी, लगभग करीब 70,000 ये अभ्यर्थी हैं। 69,000 से ज्यादा ये धरने का मामला जो है वो सामने आया है। पुलिस ने जबरन रात में जो है इस धरने को खत्म कराया गया है। इस धरने से लोगों को उठाया गया है। यूपी के अलग अलग जिलों से ये शिक्षक जो अभ्यर्थी थे वो पहुंचे थे लखनऊ के अंदर और अपनी मांगों को लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जबरन इनका धरना जो है वो रूपाली खत्म करा दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, पुलिस ने रात में जबरन इस धरने को खत्म कराया गया है। कल भी हमने आपको ये अपडेट बताई थी और इस अपडेट के हवाले से कई सारे ऐसे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसमें कहीं ना कहीं अपना नौकरी के लिए अपना जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गौरव पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं लखनऊ से। गौरव, ये जबरन धरना वहां पर खत्म करवाया गया है, अभी की क्या माहौल है? किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी जो लगभग 69,000 का ये बड़ा आंकड़ा है, उनका वो अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार पिछले 4 साल से जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि SC OBC रिजर्वेशन कोटे में जो जनरल कैटेगरी को रखा गया है उसकी मांग को लेकर के लगातार कल शिक्षा निदेशालय में तकरीबन 7 से 8 घंटे तक लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन करते रहे। बहुत समझाने के बाद जाकर देर शाम को उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया। इसके अलावा कल देर रात भी कई शिक्षा निदेशालयों पे लगातार जो जिले स्तर पे हैं वहां पर पहुंच करके अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने जाकर के बाद में आश्वस्त किया, जब उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया, तब जाके प्रदर्शन खत्म किया गया। तकरीबन 4 साल से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। विशेषकर शिक्षक भर्तियों में शिक्षकों की भर्ती ना होने को लेकर, रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर के ये बवाल मचा हुआ है। कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया तो कोर्ट की ओर से 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो गौरव इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि अभी धरना जो है किस तरह से पुलिस ने जबरन वहां पर खत्म करवाया गया है। हालांकि इनकी मांगे इसी तरह से बदस्तूर हैं। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।